देखो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फिर हम लोगों ने गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना देखा कि गॉस लॉ की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं। और अब गॉस लॉ का एक सेकंड एप्लीकेशन है जो शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन यूजिंग गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन यूजिंग गॉस लॉ। तो एक बार गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है, एक बार गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो आप फिर से देख लो। गॉस लॉ के स्टेटमेंट ये बोलते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मतलब क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डीएस, डीएस लिखो या डीए लिखो एक ही बात है, इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लोज्ड का मतलब ये होता है कि वो जो इंटीग्रेशन है वो हम पूरे सरफेस पे, क्लोज सरफेस पे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा ओपन करके लिखें इसको, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, अब हम चाहते हैं गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन, यानी हम ये ई निकालना चाह रहे हैं। तो अब ऐसे समझो कि कोई भी सिस्टम जो हम सेलेक्ट करेंगे उसको हमें इस तरह से सेलेक्ट करना होगा, उसमें हमको सरफेस इस तरह से सेलेक्ट करनी होगी कि कम से कम जो ई है वो हर जगह उस पॉइंट पे सेम हो। क्योंकि अगर हर जगह अलग अलग होगा तो हम फिर कैलकुलेट कहाँ पे कर रहे हैं, हम कहाँ पे कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो हम जैसे चार्ज पार्टिकल लेंगे तो उस चार्ज पार्टिकल के अराउंड हम आर डिस्टेंस पे निकालना चाह रहे हैं, तो हम एक ऐसा गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करते हैं जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम हो। बल्कि अगर मैथमेटिकली बोले तो कैलकुलेट हम तभी कर सकते हैं जब ये ई जो है इस इंटीग्रेशन के बाहर आ जाए, और ई इंटीग्रेशन के बाहर तभी आ सकता है जब उसका मैग्नीट्यूड उस सरफेस पे हर जगह सेम हो। और दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि ये जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है ये कैलकुलेट हो जाए, और ये भी तभी कैलकुलेट हो पाएगा जब थीटा की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अगर थीटा चेंज हो रहा होगा हर जगह अलग तो पॉसिबल नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ we must select a Gaussian surface, we must select a Gaussian surface such that we must select a Gaussian surface such that, तो उसमें ए पार्ट में तो हम लोग लिखेंगे, ए पार्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ सरफेस इज सेम। ठीक है, ऐसा क्यों है, ऐसा तभी होगा तभी वो ई जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, ई बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, तभी हम उसको कैलकुलेट भी कर पाएंगे। और सेकंड पॉइंट ये हम बोलेंगे कि एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सरफेस इज इधर कांस्टेंट और 90 डिग्री। मतलब अब अगर हम ये इंटीग्रल डीएस कॉस थीटा ये वाला टर्म कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग अभी एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर होगा। ये भी तभी कैलकुलेट होगा जब कॉस थीटा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाए, या तो थीटा कांस्टेंट तो कॉस थीटा बाहर आ जाए, तो इंटीग्रल डीएस बन जाएगा उस सरफेस का एरिया।
और अगर ये कांस्टेंट नहीं हो पा रहा है तो कम से कम इसकी वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। तो इसकी 90 डिग्री होने से क्या होगी कि वो पर्टिकुलर टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो हमें उस टर्म को ही कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, हम दूसरे टर्म्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ हम लोग सारी सिचुएशन में नहीं निकाल सकते, हम कुछ ही सिचुएशन है जहां पे निकाल पाएंगे, और वो सिचुएशन ऐसी है जहां पे हम गॉसियन सरफेस इस तरह से सेलेक्ट कर पाए जिसमें ये दो कंडीशंस एप्लीकेबल हो। ठीक है ना? अगर ये दो कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी तभी हम यूजिंग गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड तभी निकाल पाएंगे, अदरवाइज हमें वापस से यूजिंग कूलम्स लॉ वाला डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड, magnitude of electric field at all points of surface is same and angle between E and ds vector is या तो कांस्टेंट हो या फिर 90 डिग्री हो। ठीक है? अब इसमें क्या है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अब है तो बहुत सारे केस, ठीक है, उनको हम 1 2 3 4 करके भी स्टडी कर सकते हैं, या फिर क्योंकि हैं तीनों एक जैसे सारे केसेस क्या हैं, उन सारे केसेस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो आसानी से समझ में आए सारी चीजें, तो हम तीनों एक साथ देखते हैं तो उसमें ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो देयर आर 3 डिफरेंट केसेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है? जिसमें से सबसे पहला है, 3 डिस्ट्रीब्यूशन है इनफैक्ट। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। दूसरा बनेगा सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा बनेगा प्लेनर डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेनर डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों में 3 अलग अलग बातें हैं। पहले केस में हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज along radial direction and spherically symmetric। इलेक्ट्रिक फील्ड इज along radial direction and spherically symmetric। अब किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है, तो जैसे पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो तुम ध्यान से देखो कैसी होती है। तो पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो रेडियली आउटवर्ड है। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकली सिमेट्रिक भी है। स्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब ये है कि r डिस्टेंस पे अगर हम एक स्फीयर बनाएंगे तो उस स्फीयर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है ये बात। सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कब बोलेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिलिंड्रिकली इनवर्ड और आउटवर्ड, सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक बोल दो, सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक इनवर्ड और आउटवर्ड। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा, तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बताता हूं, जैसे इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर, याद है इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर लैम्डा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक है। सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक से मतलब ये है कि r डिस्टेंस पे अगर हम निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिलिंड्रिकली आउटवर्ड जा रही होंगी सभी जगह। पहले वाले केस में अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए तो ध्यान से देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या स्फेरिकल आएगी, ऐसे यहां पे अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए तो यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो सिलिंड्रिकल आएगी।
ठीक है। और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन है प्लेनर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्लेनर सिमेट्रिक, ठीक है, इनवर्ड और आउटवर्ड। प्लेनर सिमेट्रिक किसके लिए? जैसे इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों तरफ यूनिफॉर्म है। पॉजिटिव चार्ज है तो यूनिफॉर्मली आउटवर्ड, नेगेटिव होता तो यूनिफॉर्मली इनवर्ड। देखो ध्यान से, तो क्या है ना कि जितने भी केसेस तुम्हें यहाँ पे मिलने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन यूजिंग गॉस लॉ, तो वो इन्हीं तीन कैटेगरी में पॉसिबल है। या तो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, या तो सिलेंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या प्लेनर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो बस मेजर काम ये है कि तुमको आइडेंटिफाई करना है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है। ये तुम बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि उस पर्टिकुलर केस का प्रोसेस सॉल्व करने का एग्जैक्टली सेम रहेगा। जैसे पहला वाला केस है, ठीक है, सपोज हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ये जो मैंने चार्ज लिखा है इसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस कैसा लेंगे, इस केस में गॉसियन सरफेस स्फेरिकल लेंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस विथ रेडियस स्मॉल आर। रेडियस स्मॉल आर का हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे, तो अलग से बना लेते हैं। सपोज ये हो गया इसका गॉसियन सरफेस, और उसके सेंटर पे ये प्लस क्यू है। अब तुम ध्यान से मुझे ये बताओ कि इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा? तो क्योंकि हम चार्ज पार्टिकल से सेम डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और दूसरी बात ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो हर जगह सेम चाहिए ही था, इसके अलावा हमको एक और कंडीशन चाहिए थी, दो कंडीशन थी, तो वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये थी कि ds वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कांस्टेंट पॉसिबल नहीं है तो फिर 90 डिग्री होना चाहिए। तो क्या वो भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? तुम इस सरफेस के हर पॉइंट पे देख लो, इसके हर पॉइंट पे ई वेक्टर और ds वेक्टर सेम डायरेक्शन में है ना? तो थीटा एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो अगर हम इसके लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा इसका E इंटू ds इंटू कॉस 0, क्यू इन की जगह हो जाएगा Q। अब E बाहर निकालो तो बचेगा इंटीग्रल ds Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका तुम लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो ये हो जाएगा E इंटू 4πr²। ये तुम चाहो तो याद रखो कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा E इंटू 4πr² आएगी, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा E इंटू 4πr² आएगी। तो यहां से तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r²। देखो ध्यान से ये पूरे स्टेप्स, डाउट है कहीं तो बताओ। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, नॉट यूजिंग कूलम्स लॉ, यूजिंग गॉस लॉ। देखो ध्यान से, तो मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप के हैं, या तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल सिमेट्रिक होगा, या सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होगा, या प्लेनर सिमेट्रिक होगा। तीन ही टाइप के चार्ज तुम्हें मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अगर पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज एक स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज हुआ। स्फेरिकल सिमेट्रिक इसलिए क्योंकि r डिस्टेंस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम लोग गॉसियन सरफेस भी कैसे ले रहे हैं, तो उसमें गॉसियन सरफेस भी हम एक स्फीयर ले रहे हैं।
ठीक है ना। गॉसियन सरफेस भी इसके ऊपर हम एक स्फीयर सेलेक्ट किया है आर रेडियस का। देखो नोट करो, बताओ कहीं डाउट है तो। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देखो, मान लेते हैं कि ये जो इनफाइनाइट वायर बना हुआ है, मान लो ये जो एक इनफाइनाइट वायर बना हुआ है, इस वायर का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस केस में जो हम लोग गॉसियन सरफेस लेंगे वो एक सिलेंडर लेंगे। जैसे यहाँ पे स्फेरिकल था, तो उसी तरह से यहाँ पे गॉसियन सरफेस इज अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो डायग्राम बना है इसी को यूज कर लेते हैं। ये रेडियस r हो गया और लेंथ इसका l हो गया। अब इस सरफेस पे ध्यान से देखना, इस सरफेस पे ये जो पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ds वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। लेकिन जो फ्लैट पोर्शन होगा, लेकिन जो फ्लैट पोर्शन है, फ्लैट पोर्शन पे क्या होगा कि ds वेक्टर तो परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। तो फ्लैट पोर्शन पे E और ds के बीच में एंगल 90 होगा। देखो कर्व्ड पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है और फ्लैट पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो अब देखो इस केस में क्या करेंगे, फिर से वैसे ही बनाओ। क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो, तो यहां से अगर हम इसको लिखें, अब क्या करो, इस क्लोज्ड इंटीग्रल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग। E डॉट ds कर्व्ड प्लस E डॉट ds प्लेन इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ठीक है, तो प्लेन सरफेस में E डॉट ds जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, क्लियर है, क्योंकि प्लेन सरफेस वाले पोर्शन पे E और ds वेक्टर परपेंडिकुलर है और कर्व्ड सरफेस पे ये आ जाएगा। तो E ds कर्व्ड इज इक्वल टू क्यू इन। अब बताओ कि इसके अंदर कितना चार्ज आया। ये जो सिलेंडर मैंने लिया है इसका L लेंथ वायर का इसके अंदर से जा रहा है, तो क्यू इन की वैल्यू जो होगी वो लैम्डा इंटू एल बनेगी, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ds इंटीग्रल इंटीग्रल ds कर्व्ड इसकी वैल्यू होगी 2 पाई आर एल, तो इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो तुम्हें यहाँ से E की वैल्यू मिल जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
देखो है यही। बोलो क्लियर है सेकंड वाला केस। जो ये क्यूइन लिखा हुआ है, क्यूइन का मतलब हुआ कि वायर का कितना चार्ज उस सिलेंडर के अंदर है। सिलेंडर क्लोज्ड है, ठीक है ना, तो क्लोज सिलेंडर के एक्सिस पे वायर है, तो सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज आएगा, तो वो हो जाएगा लैम्डा इनटू लेंथ ऑफ सिलेंडर। ओके सर। ठीक है। और तीसरा केस है जब प्लेनर सिमेट्री है। प्लेनर सिमेट्री है अगर, तो हम लोग एक सिलेंडर ले सकते हैं गॉसियन सरफेस। ऐसा सिलेंडर लेंगे जिसका इधर से x और इधर से x सेम हो, तो क्या होगा कि इसके फ्लैट पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से बाहर आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से बाहर आ रहा होगा, तो इन सरफेसेस पे थीटा की वैल्यू 0 होगी। और कर्व्ड सरफेस पे ध्यान से देखो, तो कर्व्ड सरफेस पे क्योंकि ds वेक्टर इधर होगा। अभी देखो ध्यान से, जो प्लेन सरफेस मैंने बनाई है, सिलेंडर जो बनाया है, वो प्लेन सरफेस को उसको बाइसेक्ट कर रही है, तो जो फ्लैट पोर्शन है इस बार उनसे फ्लक्स बाहर आ रहा है, और जो कर्व पोर्शन है उनसे फ्लक्स 0 है, ई डॉट डी एस की वैल्यू। तो यहां पे जब हम लिखेंगे क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे इसको दो पार्ट में करेंगे, तो इसको वैसे ही लिखेंगे ई डॉट डी एस प्लेन प्लस ई डॉट डी एस कर्व्ड, और ये मिला के इक्वल टू होना चाहिए क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस बार क्या होगा, इस बार कर्व्ड वाली ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और प्लेन वाले को हम लोग लिखेंगे ई इंटू डी एस प्लेन सरफेस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखो, दोनों फ्लैट सरफेस का एरिया कितना आएगा। मान लो अगर उनका रेडियस, उनका एरिया ही एज्यूम कर लो ए एरिया है, तो अगर ए एरिया है तो ई इंटू ए इधर होगा, ई इंटू ए इधर होगा, तो जो इंटीग्रल डीएस आएगा, इंटीग्रल डीएस की वैल्यू 2a होगी। और क्यू इन ध्यान से देखो, इसके अंदर कितना चार्ज होगा, यानी हमें ये वाला चार्ज चाहिए, ये चार्ज दिख रहा है, तो ये वाला चार्ज कितना बनेगा, ये चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू इस पर्टिकुलर डिस्क का एरिया, तो सिग्मा इंटू इसका एरिया हो जाएगा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो यहाँ से तुमको फॉर्मूला मिल जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी हम लोगों ने डिराइव किया था डिस्क वाले फॉर्मूले को लिमिट लगा के। देखो ये तीन ही केस बेसिक केस हैं, बस ऐसे समझ लो, जितने भी एप्लीकेशन आने इन तीन में से ही कोई एक केस बनना है। तो जो प्रोसेस होना है सॉल्व करने का वो बिल्कुल एग्जैक्टली ये रहना है जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। तो ये स्टेप्स तो बिल्कुल करते करते एकदम रट जाने चाहिए तीनों के लिए। कब फ्लैट पोर्शन से फ्लक्स 0 है, ई डॉट डी एस 0 है, कहाँ थीटा 0 है, कहाँ थीटा 90 है, कहाँ कांस्टेंट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अभी कोई भी डाउट है तो बताओ भी, जो भी तुम्हारे सामने लिखा है उसमें कहीं भी। डीएस की वैल्यू 2a नहीं लिखी हुई है, इंटीग्रल डीएस, इंटीग्रल डीएस का मतलब होगा टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल प्लेन सरफेस एरिया कितना है, एक इधर ए है और एक इधर ए है, तो 2a हो जाएगा। सिग्मा उस शीट का डेंसिटी है, सिग्मा उस शीट का डेंसिटी है,
तो उसके अंदर का चार्ज कैसे पता चलेगा? सिलेंडर उसको क्रॉस कर रहा है, तो उसके अंदर जो चार्ज आ रहा है वो हो जाएगा सिग्मा इनटू उस डिस्क का एरिया जो उसके अंदर कट हो रही है। प्लेनर सिमेट्रिक में कर्व्ड कैसे जीरो है? तो देखो कैसे जीरो है, फिर से देखो। जो मैंने शीट ली है, ये वाली जो इनफाइनाइट शीट है, इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है मालूम है ये बात? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू शीट होता है और यूनिफॉर्म होता है, याद है ना? अब हमने क्या करना है, हमने एक ऐसा गॉसियन सरफेस लेना है, सिलेंडर लेना है जो सिलेंडर दोनों तरफ से सिमेट्रिक हो। इस पोर्शन का एरिया ए है और इस पोर्शन का एरिया भी ए है। तो क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा। और जो ये कर्व्ड वाला सरफेस है, कर्व्ड सरफेस पे ध्यान से देखो, तो कर्व्ड सरफेस का जो ds वेक्टर होगा वो तो इधर होगा, लेकिन कर्व्ड सरफेस का जो e वेक्टर होगा वो तो इधर ही होगा ना। e वेक्टर तो सारे ही इसी डायरेक्शन में है, लेकिन कर्व्ड सरफेस का ds वेक्टर किधर आएगा? तो कर्व्ड सरफेस का ds वेक्टर e के परपेंडिकुलर आएगा सभी जगह। तो कर्व्ड पे सभी जगह फ्लक्स जीरो है। बेसिकली कर क्या रहे हैं हम लोग इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकाल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग फ्लक्स लिख रहे हैं और राइट हैंड साइड पे क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं, तो उससे ई निकल जा रहा है। तो अब ये बताओ कि ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में फ्लक्स कहाँ से पास हो रहा है? कर्व से तो पास हो नहीं रहा है, सिलेंडर से जो भी फ्लक्स हो रहा है वो फ्लैट पोर्शन से पास हो रहा है। जबकि लाइन वाले केस में क्या था, लाइन वाले में जो सिलेंडर था उसमें जो फ्लक्स था वो कर्व सरफेस से क्रॉस हो रहा था, कर्व सरफेस से बाहर निकल रहा था, फ्लैट पोर्शन से फ्लक्स जीरो था। लेफ्ट हैंड साइड जो है गॉस लॉ की वो फ्लक्स है थ्रू दी क्लोज सरफेस। Yes, sir. और कोई डाउट? तो देखो ये तो हम लोगों ने तीन वो केस निकाले हैं जो हम पहले भी निकाल चुके थे यूजिंग कूलम्स लॉ, और ये तीनों ही मेरे ख्याल से बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में ये निकालने के लिए आता है कि यूजिंग गॉस लॉ पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, यूजिंग गॉस लॉ इनफाइनाइट लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूफ करना है या शीट का प्रूफ करना है। तो ये तीन बेसिक मेथड है। हमें तो और भी आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस वाले भी निकालने हैं, बट बोर्ड के हिसाब से ये तीन का स्टेप्स जरूर ध्यान रखना है, एग्जैक्ट यही स्टेप्स तुमको लिखने हैं, ठीक है? तो अब है क्या, हम लोगों ने तीन ही निकाले हैं, ये तीन तो हम पहले भी निकाल चुके थे, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मालूम भी था। अब हम कुछ ऐसे फील्ड निकालने वाले हैं जिनके लिए, जिनको हमने गॉस लॉ, जिसको हमने कूलम्स लॉ में अभी तक नहीं कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है ना? तो पहले स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, तो डिफरेंट केसेस लेंगे इसमें। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड, या एक काम करते हैं पोटेंशियल भी साथ ही साथ निकालते हुए चलते हैं। तो हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू uniformly charged spherical shell. Electric field and potential due to uniformly charged spherical shell, मतलब ये एक शेल हो गया, ठीक है, और थिन स्फेरिकल शेल है, और इस शेल के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमें इस शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, इसके अंदर कितना है, इसके बाहर कितना है, सरफेस पे कितना है, और हमको पोटेंशियल निकालना है कि इस शेल की वजह से पोटेंशियल की क्या वैल्यू है। जब हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालना है, तो इसका मतलब है कि रेफरेंस हमको इन्फिनिटी पे लेना है, ठीक है ना? अदरवाइज वी कैन ऑलवेज डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालते हैं। तो पहले केस में फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले निकालते हैं इसमें इनसाइड पॉइंट्स पे, मतलब इसके अंदर। इसके अंदर यानी कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। अब देखो इसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें गॉस लॉ यूज करने वाले हैं हम लोग। गॉस लॉ क्यों यूज कर सकते हैं, सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसका जो चार्ज है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है। तो पहले ये बताओ, इसमें कोई डाउट है कि चार्ज स्फेरिकली सिमेट्रिक है? स्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब होता है पॉइंट चार्ज हो, चार्ज स्फेयर के ऊपर हो, चार्ज स्फेयर के पूरे वॉल्यूम में हो लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, या फिर अगर चार्ज का डेंसिटी चेंज भी हो रहा है तो आर डिस्टेंस पे डेंसिटी सेम हो, तो ऐसे चार्ज को हम स्फेरिकली सिमेट्रिक बोल सकते हैं। कहने का मतलब है आर डिस्टेंस पे हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो, डेंसिटी सेम हो, तो ये भी स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। और स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमको गॉसियन सरफेस स्फेरिकल लेनी होती है, ये भी मालूम है हमें। तो जहां पे भी हमें फील्ड निकालना है हम एक ऐसा गॉसियन सरफेस लेंगे जिसका रेडियस उस स्मॉल आर से मैच करेगा जहां हमें कैलकुलेट करना है। तो फिलहाल हमको कैलकुलेट करना है इसके अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस लेंगे, ठीक है। ये मैंने एक गॉसियन सरफेस लिया है और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर है। गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर, और इस गॉसियन सरफेस के लिए हम अप्लाई करने वाले हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान रखना, अब वो बात ध्यान आएगी कि जो हम लोगों ने कहा है कि मैंने कहा ना 3 केस याद रखो। तो ये जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है, अगर तुमने स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिया है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो इसका हमेशा यही आएगा, ई इंटू 4πr²। हमें जो कैलकुलेट करना होगा वो होगा राइट हैंड साइड पे ये क्यू की वैल्यू, कि क्यू कितना है। तो जरा देख के बताओगे कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर व्हाट इज क्यू इन, क्यू इन का क्या वैल्यू है? क्यों भाई, व्हाट इज क्यू इन फॉर दिस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस? Q small r square upon capital R square. नहीं नहीं, मैं क्यू इन की वैल्यू बोल रहा हूँ। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? 0। इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज 0 है भाई। सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पे है ना, स्फेरिकल शेल है। चार्ज कहाँ पे है? चार्ज उसके वॉल्यूम में नहीं है, उसके शेल के सरफेस पे है। तो इसके अंदर का क्यू इन की वैल्यू 0 आएगी, और इसके अंदर क्यू इन 0 आने का मतलब है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनसाइड 0 प्रूफ हो गया, कि शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम आउटसाइड पॉइंट्स पे निकालें, आउटसाइड पॉइंट्स मतलब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो इस बार हम गॉसियन सरफेस लेंगे जो थोड़ा बड़ा होगा, इस तरह से। ये गॉसियन सरफेस लिया हम लोगों ने, और ये गॉसियन सरफेस भी स्मॉल आर रेडियस का है, ठीक है। और इसके लिए भी हम यही लिखेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फिर से मैं कहूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही रहेगा, यानी ई इंटू 4πr²। और इस बार अगर तुम क्यू इन का वैल्यू बताओ, कितना क्यू इन होगा इस बार? Q. तो इस बार सारा का सारा क्यू जो है वो क्यू इन है। और इस बार ध्यान से देखो तो ये मैटर भी नहीं करेगा कि वो जो क्यू है वो कैपिटल आर रेडियस में है या कौन से रेडियस में है, बस इन है, दैट्स इट। और स्फेरिकली सिमेट्रिक है, तो ये सीधे सीधे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का लिए फॉर्मूला आएगा वो आ रहा है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन स्मॉल r²। अब जरा ध्यान से ये बताओ, क्या ये फॉर्मूला तुमको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? ये जो निकल के आया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला,
ये जाना पहचाना है ना? ये किसके लिए है फॉर्मूला? बोलो। क्यों भाई? आउटसाइड वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए यूज करते हैं ना? Yes. बोलो। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड, ध्यान समझना, आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एग्जैक्टली पॉइंट चार्ज के फील्ड से मैच कर रहा है। मतलब बाहर वाले पॉइंट्स पे जैसा पॉइंट चार्ज का फील्ड होता है वैसे ही इसका भी फील्ड है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हम ये याद भी रख सकते हैं। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो ये बात एक खास बात है जो ध्यान रखने वाली है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं, हेंस फॉर आउटसाइड पॉइंट्स the total charge can be assumed at center as a point charge। ठीक है, ध्यान रखना ये एप्लीकेबल तभी है जब वो डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकली सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बढ़े, अगर इसी का अगर हम पोटेंशियल निकालें, फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? तो पोटेंशियल हम एक काम करते हैं, आउटसाइड पॉइंट्स पे पहले निकालते हैं पोटेंशियल। तो आउटसाइड पे बताएगा कोई क्या होगा पोटेंशियल आउटसाइड पॉइंट्स के लिए? आउटसाइड पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल कितना होगा? आउटसाइड पॉइंट पे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसका मतलब है कि आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल भी वही होगा जो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल है। देखो, पोटेंशियल का मतलब है इन्फिनिटी से अगर हम कोई चार्ज लेके आते हैं बाहर किसी पॉइंट पे तो उसमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क डन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही है ना, पॉइंट चार्ज का जैसा है वैसे ही शेल का है। तो आउटसाइड पॉइंट्स पे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हो जाएगा V आउटसाइड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R। स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। फिर पोटेंशियल निकालेंगे हम लोग एट सरफेस। तो सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, यानी R इक्वल टू R। तो ध्यान से देखो, सरफेस पे जो पोटेंशियल है उसमें हम स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख दें, क्योंकि सरफेस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही रहेगा ना। और अगर इन साइड निकालना है, इन साइड किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो उसके लिए बोल सकते हैं कि इन साइड का पोटेंशियल और सरफेस का पोटेंशियल सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड 0 है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो उसका मतलब होता है कि पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मतलब है dv बाई डी आर 0, ई इक्वल टू पढ़ा है ना माइनस dv बाई डी आर। अगर पोटेंशियल में चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इसका मतलब है पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो सरफेस से लेके अंदर किसी भी पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, यानी कि पोटेंशियल हर जगह सेम होगा। तो इनसाइड पोटेंशियल इज सेम एज सरफेस पोटेंशियल। तो इसको भी हम KQ बाई R लिख सकते हैं। देख लो ध्यान से एक बार। पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन। तो जब हम पार्टिकल को इन्फिनिटी से लेके आएंगे तो जो वर्क डन होगा वो बाहर ही करना पड़ेगा, सरफेस तक वर्क डन करना पड़ेगा। सरफेस से जब हम अंदर ले जाएंगे तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा सरफेस से अंदर जाने में, क्योंकि सरफेस से अंदर जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। फील्ड नहीं है तो हमें कोई फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा।
तो सरफेस और इनसाइड सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। बताओ ये सब मैंने जो बोला है इसमें कहीं डाउट है? या कोई चीज दोबारा एक्सप्लेन करनी है? क्लियर है? इसमें ग्राफ दो और बना देना, ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर के और ग्राफ पोटेंशियल वर्सेस आर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर बनाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल आर तक तो जीरो ही है, और कैपिटल आर के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सडनली वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की के क्यू बाई आर स्क्वायर, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई आर स्क्वायर के हिसाब से चेंज हो रहा है। अगर कोई हमसे पूछेगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे क्या है, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड इसलिए क्योंकि इसके जस्ट पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो तुम जीरो है, और इसके जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है। पोटेंशियल अगर देखेंगे तो पोटेंशियल इसका कैपिटल आर तक कांस्टेंट है, पोटेंशियल की वैल्यू कैपिटल आर तक, जीरो से लेके कैपिटल आर तक पोटेंशियल कांस्टेंट है। पोटेंशियल कांस्टेंट इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और उसके बाद पोटेंशियल 1 बाई आर के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है। देखो ये दोनों ग्राफ क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के लिए निकाला है। बोलो, बताओ कोई कंफ्यूजन है तो? ठीक है, तो ये हम लोगों ने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। एक और निकाल लेते हैं सेकेंड पॉइंट में, फिर से उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग
स्फीयर। इस बार जो चार्ज है वो सिर्फ उसके सरफेस पे नहीं है, इस बार हम जो चार्ज ले रहे हैं ऐसा स्फीयर ले रहे हैं कि उसके अंदर वॉल्यूम में भी चार्ज है। सपोज ये है, कैपिटल आर इसका रेडियस है और इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज क्यू है। और इस स्फीयर के अंदर और इसके बाहर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बोलो। तो पहले उसी तरह से चलते हैं। पहले पॉइंट में फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओगे क्या करेंगे? अब प्रोसेस वही है। सबसे पहले करेंगे फॉर इनसाइड पॉइंट्स, फॉर इनसाइड पॉइंट्स। इनसाइड पॉइंट्स का मतलब है कि हमें ऐसा गॉसियन स्फीयर लेना होगा जिसका रेडियस कैपिटल आर से छोटा हो। तो करोगे अपने आप? बताओ, करो। एक ऐसा गॉसियन स्फीयर लेते हैं, ये रहा वो गॉसियन स्फीयर। इसका रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है। लिखते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन अपसाइलन नॉट। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही आनी है, ये आएगी ई इंटू 4πr²। बताए कोई कि क्यू इन कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड क्यू इन? इस बार क्यू इन 0 नहीं है और इस बार क्यू इन टोटल क्यू भी नहीं है। इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? Q upon capital R cube into small r cube। हाँ करेक्ट। इसको निकालने के लिए क्या किया इन्होंने कि पहले जो टोटल चार्ज क्यू है उसको यूनिफॉर्मली पूरे वॉल्यूम में डिवाइड कर दिया और फिर हमने सिर्फ अंदर वाले वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया है। बोलो। तो पहले चाहो तो डेंसिटी निकाल लो। डेंसिटी की वैल्यू होगी क्यू अपॉन, क्या लिखेंगे, 4/, क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो क्यू इन की वैल्यू लिखेंगे तो हो जाएगा डेंसिटी इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब एंड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, एक फॉर्मूला तो आएगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, मतलब अगर रो के टर्म्स में निकालना चाहें फॉर्मूला, और अगर रो की वैल्यू रख दो तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर अपॉन आर क्यूब। एक बार दोनों तरह से निकाल के देख लो, मतलब दोनों के फॉर्म में, रो के फॉर्म में और क्यू के फॉर्म में। अगर हमें डेंसिटी दिया हुआ है, कई बार ये होगा डेंसिटी दिया होगा इंस्टेड ऑफ टोटल चार्ज। आ रहा है ये या नहीं आ रहा है? Yes. ठीक है ना। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है, हाँ क्या बोल रहे हो, आवाज आई नहीं क्लियर। इनसाइड पॉइंट्स के लिए, और आउटसाइड के लिए क्या बोलोगे? गॉसियन सरफेस बनाने की जरूरत है या ऐसे ही दिख रहा है, बताओ। आउटसाइड पॉइंट्स पे जब हम क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो फिर से ई इंटू 4πr² आएगी। क्यू इन की जगह क्या आएगा इस बार? अगर हम गॉसियन सरफेस बाहर बनाते हैं तो इस बार क्यू इन की जगह कैपिटल क्यू आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फिर से वही आ जाएगा जो एक पॉइंट चार्ज के लिए निकाला था, क्यू अपॉन r²। यानी कि बाहर जाने पे सारा का सारा चार्ज
एज अ पॉइंट चार्ज हम सेंटर पे ले सकते हैं। तो ये बात सिंगल शेल के लिए भी ट्रू है और पूरे पूरे के पूरे सॉलिड स्फीयर के लिए भी ट्रू है, प्रोवाइडेड द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड स्फेरिकली सिमेट्रिक। ठीक है ना। यहाँ पे जो फॉर्मूले हम लोगों ने डिराइव किए हैं उसमें ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो ये अलग से लिख लो फिर से कि मान लो अगर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है रो का, ठीक है, रो कांस्टेंट है, तो आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिख सकते हैं रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देख लो, वेक्टर फॉर्म में भी ये फॉर्मूला वैलिड आएगा। वेक्टर फॉर्म में वैलिड इसलिए आएगा क्योंकि आर वेक्टर का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन कोइंसाइडिंग है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे कई बार। ठीक है, ये तो हो गया फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो गॉस लॉ से निकलेगा। अब आ जाओ फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उल्टा निकालते हैं, पहले बाहर निकालते हैं। फॉर आउटसाइड, क्यों भाई, कितना आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाहर, तो बाहर का जो पोटेंशियल होगा वो फिर से वही होगा जो सिंपली एक पॉइंट चार्ज के लिए होता है, विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। रीजन ये है कि बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सॉलिड स्फीयर का, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक पॉइंट चार्ज का होता है, तो फॉर्मूला भी वही रहेगा। फिर बी पार्ट में एट सरफेस, सरफेस पे भी इसका पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग आर की जगह कैपिटल आर ले लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू अपॉन कैपिटल आर, तो सरफेस पे भी यही आ जाएगा। मेन आएगा इनसाइड। इनसाइड कैसे निकालेंगे, क्योंकि इस बार इनसाइड वाले पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। जीरो नहीं है का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो इनसाइड का और सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग है। तो देखो इनसाइड के लिए क्या करो, हमारे पास एक फॉर्मूला है dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, और तुम्हें याद हो कि इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आर के फंक्शन में है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना है बताओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऊपर निकाला हुआ है क्यू आर अपॉन आर क्यूब और इंटू डी आर, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां, कैपिटल आर से स्मॉल आर, मतलब सरफेस से स्मॉल आर तक, स्मॉल आर अंदर है, और यहाँ पे पोटेंशियल बनेगा v सरफेस और यहाँ पोटेंशियल बनेगा v इनसाइड। अब इसको सॉल्व कर लो केवल, तो ये आएगा v इनसाइड माइनस v सरफेस इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, अलग कर लो, बाकी बताओ क्या आएगा, आर स्क्वायर बाई 2 बचेगा, तो ये आएगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, v सरफेस की वैल्यू रख देते हैं, v सरफेस की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर, करो अपने आप सॉल्व और देखो v इनसाइड कितना आता है, करो इसको आगे सॉल्व करो, देखो क्या आता है v इनसाइड।
निकाला कि नहीं? देखो ये आ रहा होगा शायद 1/4πε0 Q/, अगर इसको हम K लिखते हैं तो ये आएगा K Q/2r³ इंटू 3r² माइनस स्मॉल r²। देखो कंफर्म करो, कोई क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो सेंटर पे ध्यान रखना, सेंटर पे पोटेंशियल 0 नहीं है, सेंटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम आएगा और सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी 3kq/2r। सेंटर पे, इनसाइड पे, सरफेस पे और आउटसाइड पे। देख लो तो ग्राफ फिर से यहां बना देना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और एक पोटेंशियल के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कैपिटल आर तक लीनियरली इंक्रीज कर रहा है और वैल्यू बनेगी kq/r², और उसके बाद प्रोपोर्शनल टू 1/r², इधर प्रोपोर्शनल टू r है, और पोटेंशियल सेंटर पे है 3kq/2r। तो सेंटर से लेके कैपिटल आर तक इसका वेरिएशन पैराबोलिक है, और उसके बाद फिर ये प्रोपोर्शनल टू 1/r है। प्रोपोर्शनल टू 1/r मतलब हाइपरबोला हो गया। ये सरफेस है, सरफेस पे वैल्यू है kq/r। देख लो सारी वैल्यूज और ग्राफ। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। एक काम जरूर कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ, चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारे टर्म्स हैं और सब सारे के सारे टर्म्स एकदम नए हैं, तो अगर तुम भूल जाओगे तो आगे समझ में आना बंद हो जाएगा। तो अगर चाहते हो कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आए सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली, तो सारी चीजें याद होनी चाहिए एक तरह से। तो पूरा चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, प्रॉपर पूरी थ्योरी, सारे जितने प्रूफ किए हैं वो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज पोटेंशियल, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस कहाँ पे आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। इस तरह के जितने भी कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो सब, कोई डाउट होंगे तो पहले नेक्स्ट क्लास में पहले पूछ लेना, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अब जो पोर्शन बचा हुआ है थोड़ा सा, उसमें क्या है ना, बहुत सारी चीजें यूज होने वाली हैं, तो अगर कुछ भी दिमाग में याद नहीं रहेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है।